पॉलिसीज अच्छी में एक बात ये भी है कि आपने थाने अच्छे बना दिए और वो आपका जो विजन था, जो मकसद था कि थाने अच्छे बनने के बाद वर्किंग में बेहतरी आनी चाहिए, पुलिस मुलाजमीन दफातर में भी बैठे होने चाहिए और जो मजलूम जो शिकायत लेकर आ रहे हैं, दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं, उनकी बात को बड़ा अच्छे से तहम्मुल मजाजी से सुना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 3 to 5 SHO के कंपलसरी वर्किंग आवर्स और सिटिंग आवर्स हैं जो कि डिजिटली कैमरा के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को, कि वो बैठ के थाने में पब्लिक के मसाइल सुनेंगे। और इसको रोज़ाना DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन के ऑफिस में वॉच किया जाता है, देखा जाता है कि वो थाने में बैठ के अपने पब्लिक की मसाइल सुन रहे हैं। नंबर 2, जो अच्छे थाने बने और उनमें हमने क्यूमैटिक मशीन के थ्रू एक टोकन सिस्टम और बाकी इजी करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए सिस्टम शुरू किए। उसमें भी जो IO की और कंप्लेनेंट की मुलाकात है वो प्रॉपरली टाइम की गई है। उसमें हो सकता है कुछ ऐसी अर्जेंसीज आ जाती हैं जिसमें वो अवेलेबल नहीं है या जिसमें वो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन वो रीशेड्यूल होती है और उसमें कोशिश करते हैं। मैं टोटल इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। जब जैसे मैंने पहले बात की कि डिजिटल इंटरवेंशन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, तो वो उसी के थ्रू हम वॉच करते हैं, देखते हैं। SDPOs, SPs जितने भी हैं रात 9 से 11 बजे जो है वो अपने कोर्ट केसेस देखते हैं और अपने IOs के साथ मीटिंग हेल्ड करते हैं और वो डायरेक्टली CCPO ऑफिस उसको वॉच कर रहा होता है कि वो अपने ऑफिसेज में मौजूद हैं और उसकी वहाँ पे प्रेजेंस इंश्योर की जाती है और लोगों को और पब्लिक को और IOs का जो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे देखा जाता है। तो सर, अगर आपको सिस्टम लेवल में एक चीज़ बदलने का मौका मिल जाए तो लाहौर पुलिस में सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जिसको आप बदलने के लिए तैयार होंगे कि इस कमी को पूरा किया जाए तो बेहतरी आ सकती है, पुलिस थाना कल्चर में तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक परसेप्शन है और पब्लिक परसेप्शन को हमें डिजिटल मोड पे शिफ्ट कर देना चाहिए। लेट्स से 15 पे आपने कॉल की, आपका रिस्पांस आया, वो स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पांस होना चाहिए कि 15 पे हर शख्स की एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है। जब हमारा IO जा रहा है उसने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक है। उसने उसके बाद 15 की कॉल के बाद क्राइम सीन को प्रोसेस कैसे करना है और पब्लिक जो कंप्लेनेंट है 15 का कॉलर है उसको कैसे डील करना है। उसके बाद 15 के कॉलर से फीडबैक ली जाएगी कि आपकी कैसी फीडबैक हुई और उसको डिजिटाइज कर दें। इसी तरह अगर उसके बाद FIR का अंदराज का प्रोसेस है उसको भी इसी तरह डिजिटल फीडबैक किया जाए। फीडबैक की बात मैं कर रहा हूँ पब्लिक से, जो कंप्लेनेंट जिसने FIR दर्ज कराई है उससे पूछा जाए कि आपको FIR की कॉपी मिली है, आपको अपने राइट्स एज ए कंप्लेनेंट बताए गए हैं या नहीं बताए गए। और इसी तरह फिर अगर आपकी तफ्तीश का मरला है तो तफ्तीश में अक्यूज़्ड के राइट्स को भी बताया जाए और वो भी डिजिटली उसको फीडबैक ली जाए। जैसे अक्यूज का राइट ये है कि एविडेंस के बगैर उसको अरेस्ट ना करें, इसी तरह कंप्लेनेंट का जो राइट्स हैं उनको भी बताया जाए। फिर IO के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजॉनिंग वो सारी कवर होनी चाहिए कि कितनी दफ़ा IO ने चलान से पहले, चलान के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अपने कंप्लेनेंट और अक्यूज को सुनना है। उसके बाद एविडेंस का जो रूम है, यानी एविडेंस की जो डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एविडेंस रूम क्रिएट हो थानों के अंदर ताकि हमारी कन्विक्शन इम्प्रूव हो। कन्विक्शन इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब तक अक्यूज़ हम अरेस्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट डाउन होने की वजह से वो दोबारा एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम में हम फंस जाते हैं और वो बाहर आते हैं और फिर दोबारा क्राइम करते हैं, हमें फिर पकड़ना पड़ता है और फिर वापस जेल भेजना पड़ता है। इस विशियस साइकिल ऑफ क्राइम को तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका एविडेंस रूम क्रिएट हो और एविडेंस की डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट हो और उसके बाद आपकी प्रोसिक्यूशन की और पुलिस का जो सिस्टम है वो मर्ज हो, वो सारी मर्जिंग होगी और हमें पता होगा ट्रायल स्टेज पे हमारे लेट्स से एक ड्रग कार्टेल को पकड़ा है और उसमें उसने हमारी गवाही दी विटनेस ने और उस गवाही में उसने कोई गड़बड़ की, तो हमें कैसे पता लगेगा उसने गवाही में गड़बड़ की है या नहीं की? क्योंकि उस ट्रायल को हम फॉलो करेंगे डिजिटली तो हमें पता लगेगा कि इसने जानबूझ के अक्यूज़्ड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी गवाही में गड़बड़ की है। तो इसलिए फिर हमें उसको डिजिटली हर चीज़ की एक मोड, ये पब्लिक परसेप्शन सर्वे से लेकर पब्लिक परसेप्शन से लेकर इम्प्रूवमेंट जो डिजिटाइज होनी चाहिए, उसके बाद बाकी तमाम एरियाज़ नोड्स जो हैं, जो पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन नोड्स जिनको मैं कहता हूँ, वो सारे के सारे हमें
पब्लिक इंटरफेस के साथ डिजिटाइज करने पड़ेंगे। पुलिस और आवाम का ताल्लुक बराह रास्त रोज़ाना की बुनियाद पर रहता है। शहरियों को मसला है, उन्होंने थाने जाना ही जाना है। थाने में SHO अगर शहरियों को सुनने के लिए सिर्फ 2 घंटे बैठेगा तो मेरे ख्याल से ये वक्त बहुत कम है। एक एप्लीकेंट को 2 घंटे ही बंदा दे सकता है अगर उसकी बात सुनी जाए। उसके बाद अगर उसको कोई ड्यूटी लग गई है तो वो तो फिर रिटायरिंग रूम में चले जाते हैं और जनाब कहते हैं कि मैं अब 5 बजे के बाद नहीं सुन सकता क्योंकि हमें 2 घंटे कहा गया सुनने के लिए। क्या अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आज के दौर में SHO को 24 घंटे बाउंड करने की बजाय 3 SHO वहाँ पे लगा दिए जाएं, 8-8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और काम में मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आएगी। अगर आप वर्किंग, आई वुड सजेस्ट यू कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सोने तक SHO की रूटीन जो है वो फॉलो करें। ठीक है, मॉर्निंग में उसने हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स में डिजिटल अपना सेशन कोर्ट्स में जाना होता है या लोअर कोर्ट्स में जाना होता है या ऑफिसर्स के जो अगर कोई अपीयरेंसेस हैं तो वो करनी है डील। उसके बाद उसने अपने थाने की जो 15 की कॉल्स हैं जितनी हैं वो खुद रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, हिनेस क्राइम में खुद रिस्पॉन्ड करता है। जाहिर है उसने अगर दूर एक आधे घंटे का जाना है और आधे घंटे के लिए आना है तो वहाँ पे क्राइम सीन पे भी ठहरना है, फिर उसने अक्यूज्ड भी अरेस्ट करने हैं, फिर उसने रेड्स भी मॉनिटर करने हैं, फिर उसने क्रूशल डिसीजन मेकिंग जो डे टू डे की होती है, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जिसमें पोलियो कैंपेन है, जिसमें इन्फोर्समेंट कैंपेन है और बाकी बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें हम देखते हैं। फिर इस दौरान में अगर रोड ब्लॉक होगा तो उसमें भी उसने जाना है, पब्लिक डिसऑर्डर सिचुएशन होगी तो उसमें भी उसने जाना है। ये जो 2 घंटे थे ये हमने प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से किया कि पब्लिक को पता हो कि इन 2 घंटे में तो SHO ने बात सुननी है और SHO इज़ नॉट अलोन, उसकी एक पूरी टीम है नीचे जो काम कर रही है, जो IOs की है, जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी टास्किंग होती है और उसके मुताबिक उनका इशू एड्रेस किया जाता है। तो SHO अवेलेबल होता है सारा दिन। ये 2 घंटे मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अगर आप पूरी रूटीन उसकी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि SHO 24 में से 18 घंटे काम ही कर रहा हो। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसके काम में बेहतरी आएगी। तो 8 घंटे 24 घंटे में 3 SHO एक थाने में, क्योंकि अब तो प्रमोशंस भी बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, तो ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक SHO 8 घंटे का जवाबदेह है, अगला SHO 8 घंटे का जवाबदेह, इसी तरह तीसरे शाम के वक्त 8 घंटे का वो जवाबदेह है। तो जो 8 घंटे में आएगा वो SHO वो उसका जवाबदेह होगा और पब्लिक को मेरे ख्याल से रिलीफ मिलेगा। जो ये है कि 3 SHOs उसमें लीगल ज़ाहिर है हर्डल्स हैं हमारी, वो CRPC वाला कंडीशन है कि उसमें एक ही SHO का जिक्र है और उसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड इफेक्ट होती है। इसमें दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसीलिए बाइफिकेशन ऑफ ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन किया गया कि ऑपरेशन में FIR जब दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन का काम है उसको फॉलो करें, तो इसलिए फिर उसकी कॉन्टीन्यूटी में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस काम करते हैं। तो इसमें हम रैशनलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, बट आई डिसएग्री कि ये एक थाने में 2 या 3 SHOs हों, क्योंकि हमारी पुलिस में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है सर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता और खिलाफवर्जी करता रहता है तो क्या रैंक का तयन किया जाता है कि खिलाफवर्जी अगर हो रही है तो रैंक को देखते हुए उसको माफ़ कर दिया जाए, या उसके कानून से बालातर होकर अगर कार्रवाई की जा सकती है वो भी होती है? देखिए, कानून से बालातर कोई भी नहीं है और मेरा ख्याल में जब पुलिस ऑफिसर जब भी जो समझ लें कि अल्ट्रा वायरीज या अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई काम करता है तो उसमें उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि वो